नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 8 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, UPSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम के करंट अफेयर के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के पहला सेगमेंट है नेशनल अफेयर, यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। यह कैंपेन चला रही है दिल्ली सरकार। यानी दिल्ली सरकार ने 45 साल, यानी दिल्ली गवर्नमेंट हैज मेड ए बिग अनाउंसमेंट फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ पीपल अबव 45 ईयर ऑफ एज। यानी 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए यह कैंपेन चलाया जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यानी जहां पर लोगों ने वोट दिया था उनके घर के नजदीक होगा बूथ, वहां पर वो लोग वैक्सीन लगाएंगे। तो इस तरह से आज से यह नई दिल्ली में यह नई स्कीम स्टार्ट की गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू इंश्योर दैट इफ देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन विद इन 4 वीक्स, देन एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 45 ईयर विल गेट वैक्सीनेटेड। यानी कह सकते हैं कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो अगले 4 सप्ताह में 45 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को जो दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगा दी जाएगी। अबाउट 57 लाख पीपल इन दिल्ली और अबव द एज ऑफ 45। यानी वर्तमान में दिल्ली में 57 लाख लोग ऐसे हैं जो 45 साल की उम्र से अधिक हैं। आउट ऑफ दिस 27 लाख पीपल हैव बीन गिवन द फर्स्ट डोज ऑलरेडी। यानी इसमें से 27 लाख पीपल को यह वैक्सीन दी जा चुकी है, वो भी पहली डोज। नाउ द रिमेनिंग 30 लाख पीपल विल हैव टू बी वैक्सीनेटेड। यह कह सकते हैं कि इसे हमें अचीव करना है, अभी 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना है। और इस अभियान में है कि पीपल विल बी एबल टू गेट वैक्सीनेटेड इन द सेम प्लेस वेयर दे गो टू कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द एन इलेक्शन। यानी इलेक्शन के समय जब वोट डालने जाते हैं, निश्चित रूप से यह पोलिंग नजदीक होंगे, तो इस तरह से वैक्सीन लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा भी जो बड़े बुजुर्ग हैं 45 के ऊपर वाले जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ई रिक्शा यानी इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की भी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। तो यह कह सकते हैं कि काफी अच्छी पहल है। याद रखना, जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन। यह कैंपेन किस स्टेट ने चलाया है या यूनियन टेरिटरी स्टेट? तो न्यू दिल्ली ने चलाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH Mk3। ये क्या है? द इंडियन नेवी इंडक्टेड 3 इंडिजिनसली बिल्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम क्या है? ALH Mk3 into its fleet on 7 जून 2021। यानी कल ही इसे नौसेना ने शामिल किया है। यह स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है जो ALH Mk3 के नाम से जाना जाता है। These helicopters manufactured by हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या किसके द्वारा बना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वर इंडक्टेड एट द इंडियन नावल स्टेशन डेगा ऑफ द ईस्टर्न नावल कमांड लोकेटेड एट विशाखापट्टनम। दोस्तों, विशाखापट्टनम कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश का है, डॉल्फिन नोज पर बसा। यह पोर्ट भी है, इट इज डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। एंड याद रखेंगे, पूर्वी घाट की जो हाईएस्ट पीक है विशाखापट्टनम, जिसे अरायोकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, 1680 मीटर ऊंचाई है इसकी हाइट। फिर उसके बाद यहीं पर आप देखोगे तो महेंद्रगिरी भी है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसकी वह जो है 1503 मीटर उसकी हाइट है। तो यह याद रखेंगे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर देश की आत्मनिर्भर भारत की खोज में एक बड़े कदम का प्रतीक है। यानी मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दीज स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर्स मार्क ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द कंट्रीज क्वेस्ट फॉर ए आत्मनिर्भर इंडिया। यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। These helicopters are equipped with modern surveillance radar and electro-optical equipment, which enable them to perform the role of maritime reconnaissance
apart from providing long range search and rescue both during the day and at night। यानी रात दिन दोनों समय में लंबी दूरी की खोज और बचाव प्रदान करने के लिए अथवा अलावा समुद्री टोही की भूमिका निभाने में यह सक्षम है। द ALH Mk3 is also equipped with a heavy machine gun to perform constabulary missions। A removal medical intensive care unit has also been fitted on ALH Mk3 helicopters to airlift critically ill patient। यानी जो लोग आईसीयू उनकी देखभाल के लिए इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। द हेलीकॉप्टर ऑल्सो हैज सेवरल एडवांस एवोनिक्स, यानी इसको कहेंगे एवियोनिक्स, विच मेक्स इट ए ट्रू ऑल वेदर एयरक्राफ्ट। यानी सभी मौसम में यह कार्य करेगा। और इससे पहले 19 अप्रैल को भी भारतीय नौसेना में इसे 3 ALH Mk3 को शामिल किया जा चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1940 में हुआ था। 1942 से इसमें बनाया जाने लगा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है। अब इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करते हैं तो इंडिया सेलेक्टेड टू द ECOSOC, यानी इसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और भारत को 2022 एंड 24 यानी 2022 से 24 के लिए इसे सेलेक्ट किया गया है। इंडिया इज नाउ वन ऑफ इट्स 54 मेंबर्स, यानी अब भारत 54 सदस्यों में से एक होगा। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस काउंसिल फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, यानी यह एशिया पैसिफिक एशिया प्रशांत क्षेत्र से यह चुना गया है। दिस इंक्लूडेड अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान। इसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान भी शामिल हैं। मॉरिशस, ट्यूनीसिया, तंजानिया, इन सब देश का नाम सुने होंगे ना। एस्वाटिनी एंड कोट डी आइवरी फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिकन फ्रॉम ईस्ट यूरोपियन कंट्री, बेली जिसकी कैपिटल बेल्मोपेन है, चिली, सैंटियागो, पेरू, लीमा फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्री हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस। यानी इन देशों जैसे अफ्रीका देशों में मॉरिशस, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, ये इंडियन ओशियन के इधर पड़ेगा, इधर आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर द्वीपीय देश है। और यह जो है ट्यूनीसिया, ट्यूनिस, तंजानिया, डोडोमा, यह सारे देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के इसमें ज्वाइन हुए हैं। तो फिलहाल भारत अभी 2021-22 के यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी वह एक टेम्परेरी मेंबर है, जो है 21-22 के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पे सेवाएं दे रहा है। तो इस तरह से यूनाइटेड यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है, तो यह इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी 6 प्रमुख जो उसके पार्ट हैं उसमें से यह एक है। 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक of Hudson River. It has 54 member states who are elected by the General Assembly for 3-year term, यानी 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। One gets membership in it on regional basis, जैसे एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 14 सीट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, 11 फ्रॉम for Asian countries and 6 for European countries, 10 for South American countries and 13 for Caribbean and some other region including Western Europe। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड। बहुत ही खूबसूरत देश है जिसकी कैपिटल बर्न है। अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, चाहे वह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी, यानी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड में होती है। वहाँ की वॉच बहुत फेमस होती हैं। स्विट्जरलैंड इसकी कैपिटल बर्न है। वहाँ का 60% एरिया आल्प्स माउंटेन से घिरा हुआ है, यानी 60% एरिया इज कवर्ड बाई आल्प्स माउंटेन, या सराउंडेड कह सकते हैं, पूरा घिरा हुआ है। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। और झील जेनेवा लेक वहां पर है। तो स्विट्जरलैंड में बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर भूटान। भूटान कहाँ है? हमारा पड़ोसी मुल्क है भूटान। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम से स्पर्श करता है, असम को भी स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश को भी असम करता है एंड वेस्ट बंगाल को भी, जिसकी राजधानी थिम्पू है। वहाँ की
करेंसी गैल्ट्रुम है, TGLTRUM, गैल्ट्रुम याद रखेंगे। और वहां के जो नरेश हैं जिग्मे सिग्मे खेसरवाल नामचुक, याद रखेंगे भूटान के बारे में। और भूटान के बाद यानी भूटान विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जो जो कृत्रिम यानी सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज पर बैन किया। और यूरोप कंट्री का पहला ऐसा देश होगा स्विट्जरलैंड। 13 जून को जनमत संग्रह पर फैसला लिया जाएगा यानी रेफरेंडम कराया जाएगा। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इन क्रिएटिंग ए conducive environment for banning synthetic pesticide in other countries as well। तो यह जो है स्विट्जरलैंड जो लार्जेस्ट एग्रो chemical company and Germany's Bayer and BASF are the manufacturing synthetic pesticide on large scale। इसका नाम है सिनगेंटा। यह जो है कंपनी है स्विट्जरलैंड की जो पेस्टिसाइड का निर्माण कर रही है। तो इससे क्या होगा यानी अब इस पर यह कंपनियां दबाव बनाएंगी कि यह रोक न लगाए, बैन न करें। तो अकॉर्डिंग टू सपोर्टर ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड बैन व्हाइल इट पोजेस सीरियस हेल्थ रिस्क, सिंथेटिक पेस्टिसाइड आल्सो रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। यानी कृत्रिम जो पेस्टिसाइड के विरोधी हैं उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा होगा, जैव विविधता भी इससे सिमट रही है। अब भाई अपने भारत में भी खास ऐसी प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे देश में आज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का वजह से आज देखिए कि जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र, यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों ने इतनी ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज कर दिया है कि आज आप देखिए कि हरियाणा, पंजाब के युवाओं में कैंसर डेवलप हो रहा है और वह 3rd स्टेज में पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। कारण चूंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां का पूरा इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। इसी को देखते हुए यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड यह कदम उठाने के लिए तैयार है। काश हमारे देश में भी इस पर जरूरी है बात करना, क्योंकि हम लोग भी जहर ही खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में कराए गए जो सर्वेक्षण है, 48% लोग वहाँ पेयजल की गुणवत्ता सुधारने के पक्ष में दिखे, जबकि 49% कृत्रिम कीटनाशक के प्रतिबंध के पक्ष में हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये स्विट्जरलैंड कंट्री है, ये जिनेवा लेक है, यहाँ का ज्यूरिख शहर सबसे बड़ा शहर है। ये देख रहे हैं ना, ऑस्ट्रिया इसको टच करता है, जिसकी राजधानी वियना है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर। और यहीं पर लेंचस्टीन देश है, इसकी कैपिटल वादुज है, यह जर्मनी है, इसकी राजधानी बर्लिन है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ स्प्री रिवर। एंड फ्रांस आल्सो टचेज द बाउंड्री ऑफ स्विट्जरलैंड, विच कैपिटल इज पेरिस, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। एंड इटली, इसकी राजधानी रोम, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर। यह सब देश इसको स्पर्श करते हैं, स्विट्जरलैंड को। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2021 रिपोर्ट में 74% यानी 74% सीवेज गोइंग डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। यानी हमारी नदियों का हाल है, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह का हाल हो गया है। कानपुर में नदी बह करके यानी गंगा नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, पोल्यूटेड हो गई हैं कि वह दूर जाकर बहने लगी हैं। जल एकदम पूरी तरह से पोल्यूटेड हो गया है। विथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया, द बर्डन ऑफ सीवेज ऑन द सिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यह जो है और यह समस्या दशकों से बनी हुई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आर नीडेड ऑन ए लार्ज स्केल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बट इस पर जो है वह कार्रवाई नहीं की जा रही है, और वो कार्रवाई की भी जा रही है तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट 78% ऑफ द untreated sewage generated in the country is being discharged into the rivers। यानी अनुमान है कि देश में 78% सीवेज बिना उपचारित नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। और इस तरह से जो स्वच्छ भारत मिशन है वह पूरी तरह से खटाई में दिख रहा है। यानी दिस अनट्रीटेड सीवेज इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। एट प्रेजेंट 55 to 56
56 million ton of municipal solid waste is released from cities every year। यानी 55 से 56 मिलियन टन जो है शहरों से सॉलिड वेस्ट हर साल शहरों से निकलता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय 2030 165 मिलियन टन ये हो जाएगा। टेकिंग अबाउट सीवेज, इंडिया जनरेट 72,368 million liter of sewage per day, while the treatment capacity is only 31,841। सोचिए 72,000 मिलियन लीटर से अधिक जो है वो बिना ट्रीट मतलब वो वाटर रोज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मात्र उसमें से 31,000 मिलियन लीटर जो है वह सिर्फ उसका जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो अगर सीवेज की बात करें तो यही स्थिति है। सोचिए, यानी कह सकते हैं कि हैरानी की बात है कि अधिकांश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उनमें अपनी क्षमता से बहुत कम सीवेज उपचार कर रहे हैं। यानी इस कारण भारत का कुल 28% सीवेज ही, सोचिए अभी मात्र 28% सीवेज को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डाटा शोज दैट 10 स्टेट एंड यूटीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी द्वीप यहाँ पे इसको अंडमान निकोबार, इसको आइसलैंड कह दीजिएगा, हाँ आई एम सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड डू नॉट ट्रीट देयर सीवेज एट ऑल। यानी इन यहाँ पर मतलब सीवेज उपचार ही नहीं किया जाता, कोई सीवेज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया ही नहीं गया है। इसके अलावा 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट जो अपने सीवेज का ओनली 20% से कम हिस्सा जो है वह कर रहे हैं। तो इस तरह से दीज इंक्लूडेड झारखंड, केरला एंड त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, एंड 7 स्टेट सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र ट्रीट लेस देन 50% ऑफ देयर सीवेज। यानी यह जो 7 राज्य हैं 50% से कम सीवेज का उपचारित कर रहे हैं, और ओनली 5 स्टेट सोचिए इंडिया में हैं जो 50%, आप कह सकते हैं मोर देन 50% जो सीवेज का उपचारित करते हैं। उसमें है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एंड चंडीगढ़। तो द अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम दिस सिटीज is directly discharged into the river through drain, which not only pollutes the rivers but also adversely affect the एक्वेटिक लाइफ। यानी अब सोचिए यह नदियों में जो बह रहा है उससे नदियों में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां पूरी तरह से अवक्रमित हो जाएंगी, पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट बाय 2050 416 मिलियन यानी 41.6 करोड़ पीपल और शहरों में रहने लगेंगे। सोचिए, तो इस तरह से देश की 58% आबादी शहरों में निवास करेगी। अभी जैसे कि 62 से 63% यानी 60 to 63% जीडीपी में शहरों का योगदान है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक यह 75% हो जाएगा, और 75% होगा तो उससे और ज़्यादा वेस्ट बनेगा और वह नदियों में जाएगा। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी। इस पर सरकार को बहुत जरूरी है ध्यान देना। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। मालदीव, मालदीव कहाँ है दोस्तों? तो हमारे पड़ोस में ही है, लक्षद्वीप, केरल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल सुना होगा, तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट मालदीव एंड लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप की कैपिटल कावारात्री, मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और कावारात्री के बीच में है 9 डिग्री चैनल, याद रखना, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और माले को अलग करता है। और यहीं पर आधा डिग्री चैनल जो है इट इज सेपरेट टू मालदीव एंड इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा और मालदीव को आधा डिग्री चैनल अलग करता है। तो मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर, इनका पिक देख रहे होंगे, भारत की सहायता से 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में यानी 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। यानी 193 मेंबर हैं यूएन में जिसमें अध्यक्ष पद के लिए वोट पड़े थे, जिसमें इन्हें 143 और बहुमत मिला इन्हें। तो इस तरह से अब्दुल्ला शाहिद महासभा की जो कमान है सितंबर में संभालेंगे। वह जो है किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, किसको? अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कन वोजकिर की स्थान लेंगे। तो यूएन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये भी 6 अंगों में से एक है। 1945 में इसका गठन किया गया था। 193 मेंबर इसके भी हैं, और इसका जो है पूरी जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ही संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम,
यह विनोद कापरी की किताब है। दोस्तों, यह जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय प्रवासी मजदूरों के द्वारा साइकिल से ही बिहार तक, वो लोग दिल्ली से बिहार तक गए, तो इसी पर यानी प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। यह विनोद कापरी साहब फिल्म निर्माता और पत्रकार हैं। यह 7 यात्री अपनी साइकिल से घर वापस 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे। तो दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया। द नेशन वाइड लॉकडाउन इन मार्च 2020 ड्यू टू द COVID-19 pandemic forced thousands of migrant workers to walk thousands of kilometers to return their native village। तो अपने घरों की ओर लौट गए। तो विनोद कापरी accompanied the 7 migrant worker रितेश, आशीष, राम बाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप एंड मुकेश। वह एकदम नजदीक से देखना चाहते थे और उन्होंने इस किताब में पूरी जानकारी दी है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $500 million प्रोग्राम टू हेल्प इंडियाज MSME सेक्टर एमिड कोरोना क्राइसिस। यानी कोरोना क्राइसिस को देखते हुए संकट के बीच भारत के MSME सेक्टर की मदद के लिए विश्व बैंक ने $50 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए प्रोग्राम ऑफ मोर देन $500 million, that is 3600 crore, to support the government of India's initiative of helping the MSME sector। यानी इसको क्या कहेंगे? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME। Performance RAMP program is the second major step by World Bank for this sector। यानी इस सेक्टर में विश्व बैंक का यह दूसरा कदम है। इससे पहले $750 million दे चुका है 2020 में ही। तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 5,55,000 MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करना। It is also expected to raise $15.5 billion in funding as part of the government's $3.4 billion MSMEs competitiveness post COVID resilience and recovery program। तो साथ ही सरकार के $3.4 अरब के MSME प्रतिस्पर्धात्मक पोस्ट कोविड रिजिलेंस एंड रिकवरी प्रोग्राम, जिसे MCRRP के हिस्से के रूप में $15.5 अरब की फंडिंग जुटाने की उम्मीद है। तो द MSME सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो द सेक्टर कंट्रीब्यूट 30% टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है MSME, एंड 4% टू द एक्सपोर्ट, 4% इसका निर्यात में है, GDP का 30%। Yet more than 40% of approximately 580 lakh MSME in India do not have access to sources of finance। यानी इनको वित्तीय स्रोतों तक इनकी पहुंच ही नहीं है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास said that the Reserve Bank will give a special and additional cash facility of 16,000 crore to CDB for supporting the MSMEs। और अभी निर्णय लिया ICB, पहले इसमें 25 करोड़ की उधार की सुविधा थी, अब इसे बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है और आगे भी और सुधार करने के लिए RBI साथ खड़ा है। तो द बेनिफिट ऑफ दिस फैसिलिटी विच इज एश्यूड at 4% interest can be availed for 1 year from the start of the scheme। यानी 1 साल तक उठा सकेंगे 4% ब्याज पर इस सुविधा का लाभ योजना शुरू करने से। इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, यह RBI का कहना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। इसकी स्थापना 1944 ब्रेटन वुड समझौते के तहत न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 189 मेंबर हैं और इसका जो मोटो है वर्किंग फॉर ए पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड, यानी निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है, निर्धनता मुक्त विश्व बनाना है। और नेक्स्ट है स्पोर्ट न्यूज में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जिसमें जो है भारत के स्टार फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, इन्हीं का एपिक है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल किया और इस तरह से
फीफा 2022 एवं एशियाई कप 2023 की संयुक्त क्वालिफायर में पहली जीत दर्ज। तो दिस इज द टीम्स फर्स्ट विन इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन 6 ईयर, यानी 6 सालों में यह पहली जीत है। द इंडियन टीम हैज रजिस्टर्ड ए विक्ट्री आफ्टर 20 ईयर इन द वर्ल्ड कप qualifier outside the home ground. Or with this win, the Indian team's hope of qualifying directly for the third round of the Asian qualifier have increased. The top 3 teams in the group table will qualify directly for the third round of the Asian group qualifier. हालांकि 2022 के लिए क्वालिफायर की दौड़ से बाहर हो चुका है हमारा भारत। तो इस तरह से आफ्टर ओपनिंग द टीम्स अकाउंट इन द 79th मिनट, सुनील छेत्री ensured the team's victory in this group E मैच by scoring another goal in the last moment, यानी 2-0 से सुनिश्चित की और सुनील छेत्री का यह 74th इंटरनेशनल गोल है। Among the active player in international football, छेत्री has the most goal after Portugal क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री के नाम सबसे ज्यादा गोल हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों में, ये बात की जा रही है। तो इस तरह से इस जीत के साथ भारतीय टीम ने के 6 मैच में 7 अंक हो गए हैं और वह ग्रुप तालिका में तीसरे स्थान पर है। टीम के इस जो है खाते से इस जीत के अलावा 3 हार और 3 ड्रॉ मैच हैं। तो भारत को अब 15 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज विश्व महासागर दिवस है, यानी पूरा विश्व 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाता है। और दोस्तों विश्व महासागर दिवस यानी पृथ्वी का 71% पार्ट क्या है, सागर है। इसीलिए देखिए हमारे इस पृथ्वी ग्रह को जल ग्रह भी, वाटर प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो वर्ल्ड ओशियन डे वाज फर्स्ट प्रपोज ऑन 8 जून 1992। 1992 में ही अर्थ समिट हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। यह ब्राजील का शहर है, कल्चरल कैपिटल है, यहीं सुगर लोफ माउंटेन है। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक समानांतर कार्यक्रम में हुआ था। फिर उसके बाद 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प लिया कि 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। और इस तरह से पहला विश्व महासागर दिवस 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी विषय के साथ मनाया गया था। यानी द फर्स्ट वर्ल्ड ओशियन डे वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2009 विद द थीम आवर ओशियन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस वर्ष के विश्व महासागर दिवस का जो थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये ध्यान रखेंगे। और महासागर को पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर भी माना जाता है। द ओशियन इज द की टू आवर इकोनॉमी। Beside it also provide the main source of protein for billions of people around the world। यानी सी फूड्स या सारे जो कह सकते हैं सभी प्रकार के यहाँ पर जीव, फ्लोरा एंड फाना सब इस सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 2030 तक समुद्र आधारित उद्योगों द्वारा लगभग 40 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो इसको यह दिवस मनाने के पीछे यही है कि हमें इनको संजो के रखना है। यह प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इन्हें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेजर पीक्स ऑफ हिमालय। दोस्तों हिमालय, तो हिमालय यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो यह जो है हिमालय को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांट लिया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पुराने मत के आधार पर कहा जाता है जहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ टेथी सी हुआ करता था। तो वहाँ पर अवसाद और गाद के जमने से, सेडिमेंट एंड डिपॉजिट होने से यह हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन 1960 में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई हैरी हेज द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने से हुई है, दैट इज यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। यह दोनों लाटो नामक स्थान पर टकराती हैं और अगली स्थिति में होता है यह प्लेट यहाँ तक सबडट कर जाती है। यानी इसको कहा जाता है बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। यानी अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो यह मेंटल तक यहाँ तक यह घुस गया है। यही कारण है कि हिमालय हमारा अभी भी अब ऐसे चढ़ गई है इसके एक दूसरे के ऊपर प्लेटें, तो बीच से जो है गैसेज, वाष्प यह सब ऊपर धकेलते हैं। तो यही कारण हिमालय बढ़ रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर भूगर्भ यह अर्थक्वेक जोन के अंतर्गत
आता है। ध्यान रखेंगे। तो इससे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसमें 4 श्रेणियां हैं। ये देख रहे हैं ना, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश पर्वत श्रेणी एंड जास्कर रेंज। दीज आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, यानी इसे पार हिमालय कहते हैं। और कराकोरम विच हाईएस्ट पीक इज माउंट K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, 8611 मीटर ऊंची है, विच इज सिचुएटेड इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसमें जैसे ट्रांस हिमालय में बताया ही आपको, कराकोरम क्रम से सबसे कराकोरम, इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इस एंशियंट नेम इस कृष्णागिरी, इसको कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, याद रखना, K2 या गाडविन ऑस्टिन। फिर उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, विच इज हाईएस्ट स्टीपेस्ट पीक, यानी खड़े ढाल वाली चोटी है, 7788 मीटर ऊंची है। फिर ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय याद रखना, कश्मीर से लेकर, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा तक, यानी अब यह लद्दाख क्षेत्र ज्यादा इस पे कवर होगा। तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख होते हुए यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए यह नामचा बरवा, यानी नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, इसीलिए देखिए यहाँ पे मोड़ पड़ा है। तो इस मोड़ को क्या कहते हैं, अक्ष संधीय मोड़ कहते हैं, सेंटेक्सियल बेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब यह प्लेटें अभी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं तो यहाँ पर कुहनी जैसा, यानी मोड़ पड़ जाता है, इसीलिए इसको सेंटेक्सियल बेंड कहा जाता है। तो नंगा पर्वत टू, यानी वेस्ट टू ईस्ट अगर बात किया जाए तो नामचा बरवा 7556 मीटर ऊंची है, 7756 7756 मीटर है नामचा बरवा। और नंगा पर्वत है 8126 मीटर हाइट है इसकी। और इसका बीच वाला पार्ट ग्रेटर हिमालय का यही ऊंचा है। और ग्रेटर हिमालय को जो है इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, यह जो बृहद हिमालय है, और यह इसके आगे जो इसकी जो 10 मेन पीक्स हैं, ये ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट 8848, कहीं कहीं 50 भी लिखा रहता है क्योंकि बढ़ रहा है। तो ध्यान रखेंगे। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। और तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। फिर कंचनजंगा, अगर मानचित्र में थोड़ा सा चलेंगे तो कंचनजंगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर है, ये सिक्किम में है ना कंचनजंगा, 8598 मीटर ऊंची है। ये देख रहे हैं नामचा बरवा 7756 मीटर। इधर नंगा पर्वत है 7128 मीटर हाइट है। ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, मंसालू है, ये सब मैंने चोटियों के नाम दे दिए हैं। एक बार मैप में आप लोग जरूर इसको मिलान कर लीजिएगा। तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को साइट भी है। इट इज मिक्स्ड साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मिक्स्ड साइट। हाँ, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज दोनों इसे कहा जाता है। फिर मकालू ये नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, मंसालू नेपाल में है। ये हाइट के आधार पर हमने बताया है। और नंगा पर्वत बताया ही भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में है इंडिया में, कामेत ये भी उत्तराखंड में ही है इंडिया में, एंड नामचा बरवा इंडिया एंड तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से यह चोटियों के नाम ही, अभी हिमालय में बहुत सारी चीजें हैं बताने की, यहाँ पर सिर्फ बच्चों ने कहा था चोटियों के नाम, तो मेन हमने बताया जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं श्रवण खालिंग, नीतू गौतम, सुभाष रानी, अग्नेश्वर चटर्जी, कुमार विवेक, संजय नेगी, मंटू कुमार, दिव्यांशी सिंह, हेमंत शर्मा, रोली सरोज, सूर्यकांत बारिक, मोहम्मद हसन, स्टेफी सलदान्हा, संस्कृति कुमारी, अश्विन रेड्डी पी, पृथ्वी, सतपाल सिंह, विनोद जायसवाल, आरिफ मोहम्मद, उल्लास चंद्र राणा, सचिन वशिष्ठ, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वेयर हैज द जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन बीन इनिशिएटेड, जहां बूथ वहां टीकाकरण अभियान कहां शुरू किया गया है? बिहार, यूपी, नई दिल्ली, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैव बीन इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी? MiG-1, ALH Mk3, ALH Mk1, MiG-2। नेक्स्ट है, फॉर विच टर्म हैज इंडिया बीन सेलेक्टेड टू द
ECOSOC 2021-25, 2022-24, 2022-25 या 2021-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग वे जर्नी होम? विनोद कापरी, अनुराग बसु, यतीन्द्र यादव या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है विच कंट्री इज ऑन इट्स वे टू बिकम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू बैन सिंथेटिक pesticides? France, Italy, Switzerland, Germany. And next question है who has been elected as the president of 76th United Nations General Assembly? Mohammad Nasheed, Riyad Al Maliki, Abdullah Rashid, Volkan Vojkir. And next question है where are the headquarters of the World Bank located? New York, Washington DC, Chicago, Los Angeles. And next question है which country's football team has defeated India by 2-0 in the FIFA World Cup qualifier? Maldives, Nepal, Bangladesh, Afghanistan. And next question है when is World Ocean Day celebrated? 4th June, 5th, 7 या 8th June. Next question and last question है by what name is Mount Everest known in Nepal? चोमुलुंगमा, सागरमाथा, मनसालू या गौरी शंकर? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।